दोस्तों, यूपी विधान परिषद का ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 10 है। इससे पहले हमने 9 मॉक टेस्ट पेपर हल किए हैं और उन सभी में जो प्रारूप था वही प्रारूप यहाँ भी है। 50 जीएस के प्रश्न हैं और 50 हिंदी भाषा के हैं और इनका मूल उद्देश्य है आपको प्रैक्टिस करवाना। इससे कितने प्रश्न परीक्षा में फंसेंगे ये पूछना मूर्खता है। ये अभ्यास के उद्देश्य से चलाई जाने वाली श्रृंखला है। प्रश्न परीक्षा में क्या आएंगे ये तो आयोग के अलावा या जो कराने वाली संस्था है उसके अलावा कोई नहीं जानता। तो यहाँ प्रश्नों को गेस करना ये किसी के वश की बात नहीं है। अगर कोई कहता है कि हम प्रश्न गेस कर देते हैं तो वो काफ़ी हद तक गलत है। एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है लेकिन ये नहीं बताया जा सकता कि यही आएगा, ये कोई नहीं कह सकता। चलिए देखते हैं। और ये जो सीरीज़ है ये बाइलिंगुअल है। एक बात और है कि नकारात्मक विचारों को इस समय छोड़ दीजिए। परीक्षा जब पास आती है तो बहुत तरह के जो विचित्र विचार हैं वो लोगों के दिमाग में आते हैं कि परीक्षा होगी भी या नहीं होगी, ये सबसे पहला संशय। उसके बाद प्रवेश पत्र अब तक क्यों नहीं आया, या हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक प्रवेश पत्र आ गया हो। देखिए, परीक्षा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर आपने आवेदन किया है, वैकेंसी आई है और आपसे आवेदन मांगा गया है तो परीक्षा तो करानी ही है। उसके साथ साथ रिजल्ट भी आएगा। हो सकता है कि कुछ समय लग जाए। अब ये है कि सीटें बिक चुकी हैं या धांधली हो रही है तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। कितना भी चिल्लाइएगा, आप शासन में इतना आमूल चूल परिवर्तन नहीं कर सकते। तो आपका एकमात्र कर्तव्य है प्रयास करना। जितना हो सके अपनी तरफ से कोई कोर कसर मत छोड़िए। देखिए, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जितने भ्रष्टाचारी हैं, धांधली हो रही है या धोखा हो रहा है, वो सब पीछे हो जाएगा और आपकी जो सच्ची मेहनत है वो सामने आएगी। तो इसलिए भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करिए। और हम आपके साथ हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से लगातार प्रयास हो रहे हैं, तो जी जान से जुट जाइए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बाइलिंगुअल ये सीरीज़ है, दोनों भाषाओं में आपको यहाँ प्रश्न दिखाई देते हैं। और लोग कहते हैं कि मैं इधर उधर की बात करती हूँ, तो इसीलिए करती हूँ ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे। वीडियो लंबा होता है तो थोड़ा समय दे दीजिए। चलिए, बहुत लंबा नहीं होगा। ये पोस्टर आपकी सहायता करेगा और ये फ्री वाला जो टेलीग्राम का ग्रुप है इससे जुड़ जाइए। यहाँ आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। कहते हैं कि वीडियो आता ही नहीं है, पीछे वाला नहीं आया, आगे वाला आ गया, तो नोटिफिकेशन आपको यहाँ लगातार मिलते रहेंगे। इससे जुड़ने का ये भी फ़ायदा है। ये चैनल का लोगो है, ये नीले रंग की लाइन जो आप देख रहे हैं ये वेबसाइट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से असली काम शुरू होता है। इसमें कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे उनसे संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। 2 स्थलों के नाम दिए हैं, एक तो कोटदीजी है और दूसरा सुरकोटदा है। इसके साथ इससे संबंधित जो पुरातत्ववेत्ता हैं या उत्खनन करता है उनके नाम दिए हैं, जैसे कि घूरे, तो ये नाम काफ़ी अच्छा है, 1835। और फजल अहमद का नाम दिया है तो इनके साथ लिखा हुआ है 1955। तारीखें भी देखिएगा और व्यक्ति का नाम भी देखिएगा। इसके बाद सुरकोटदा, इसके जो उत्खननकर्ता या इससे संबंधित पुरातत्वविद हैं उनका नाम है जेपी जोशी और 1961 इसके साथ तारीख दी है। अब बताइए कि इसमें से सही कौन सा है, देख लीजिए। तो देखिए, इसमें पहला वाला तो ठीक है लेकिन दूसरा वाला जो है वो गलत है। यहाँ 1961 नहीं होगा बल्कि 1964 होगा। इसलिए इसमें हम जो ए वाला विकल्प है उसको चुनते हैं, यानी सिर्फ पहला। आगे चलते हैं। इसके बाद जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसमें नंद वंशीय साम्राज्य और उससे पहले जो मगध का साम्राज्य था और बौद्ध संगीतियाँ, इससे संबंधित प्रश्न है। 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया है कि धनानंद जो था ये नंद वंश का आखिरी शासक था, आप जानते हैं। इसी को रिप्लेस करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। ये अत्यंत निरंकुश और अत्याचारी शासक था। ये जनता के ऊपर मनमाने टैक्स आरोपित करके पैसा इकट्ठा करता था। ये धन कुबेर बनना चाहता था और काफ़ी हद तक था भी। ये काफ़ी पैसे वाला था। लेकिन यहाँ कहा गया है कि इसको विशाल सेना रखने के कारण पाली ग्रंथों में उग्रसेन के नाम से संबोधित किया गया है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कालाशोक के शासनकाल में, ये मगध वंशीय जो राजा हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ अलग अलग, जैसे हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, इस प्रकार के राजवंशों का उदय हुआ था। तो देखिए, कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में पहली बौद्ध जो परिषद थी यानी बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसका आयोजन किया गया था। और अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। यहाँ जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उसका नंबर, स्थान और राजा का नाम देखिएगा। बताइए इसमें से कौन सा गलत है। जो सही न हो उसकी तलाश आपको यहाँ करनी है। दोनों गलत है और दोनों इसमें गलत है तो हम सी वाले को चुनेंगे, अर्थात फर्स्ट और सेकंड दोनों। कैसे गलत है? देखिए, धनानंद को ये उपाधि नहीं मिली थी, धनानंद इसके काबिल ही नहीं था। ये उपाधि मिली थी नंदवंश के सबसे प्रतापी शासक को। मतलब कौन? यह महापद्मनंद के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो पहले वाले में धनानंद की जगह पे महापद्मनंद होगा और जो दूसरा वाला है इसमें उल्टा दे दिया है। ये कालाशोक का जो शासनकाल था इसमें वैशाली में द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था, जबकि अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में पहली जो बौद्ध काउंसिल थी यानी बुद्धिस्ट परिषद थी उसका आयोजन किया गया था। इस प्रकार से है, तो उल्टा देकर यहाँ गलत कर दिया है। आगे चलते हैं।
तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिए, यहाँ दो स्टेटमेंट हैं, जो सही हो उसकी तलाश आपको करनी है। तो पुलकेशिन प्रथम ने दक्षिणापथेश्वर इसकी उपाधि को धारण किया था। पहले प्राचीन भारत में उत्तरापथ और दक्षिणापथ नाम के दो राजमार्ग हुआ करते थे। तो जो दक्षिणापथ था उसका ये पथेश्वर था, यानी उसका मालिक था, ऐसा इसने अपनी उपाधि में अज्यूम किया था। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें कहा जा रहा है कि महेंद्र वर्मन प्रथम के सम्मान में महाबलीपुरम को मामल्लपुरम के नाम से जाना जाता है। अब बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तीनों आप देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, दोनों आप देख रहे हैं। तो देखिए इसमें कोई सही नहीं है और डी वाले को हम इसीलिए चुनेंगे। कैसे? देखिए पुलकेशिन द्वितीय, यहाँ पुलकेशिन प्रथम दिया है, पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिणापथेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया गया था, या उसने खुद ही धारण की थी। यहाँ देना होता है एक और एक धारण करना होता है, तो इसने खुद ही एज्यूम किया था। यहाँ पर प्रथम नहीं द्वितीय होगा। और दूसरे वाले में देखिए, यहाँ पर आप जो नरसिंह वर्मन का नाम है उसको देखते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम के सम्मान में महाबलीपुरम को मामल्लपुरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ महेंद्र वर्मन नहीं होगा। आगे चलते हैं, चौथे नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ जो सही न हो उसकी तलाश आपको करनी है। पहले वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि धंगदेव ये स्वतंत्र चंदेल शासक था, मतलब किसी के अधीन नहीं था। और इसके बाद लिखा हुआ है कि इसने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। पहले के समय में गुप्त काल के आसपास महाराज की उपाधि पर्याप्त नहीं होती थी, उसके साथ महाराजाधिराज जब जुड़ता था तब जो महिमा है वो एकदम शिखर पर पहुंच जाती थी, और इसीलिए जो प्रतापी शासक होते थे वो महाराजाधिराज की उपाधि को धारण करते थे। अब यहाँ आप देख लीजिए, जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि विजयपाल ने खजुराहो के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर की स्थापना करवाई थी। बताइए कि इन दोनों में से गलत कौन सा है। तो देखिए इसमें गलत आपका सिर्फ दूसरा वाला है, पहला वाला सही है। धंगदेव के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो परफेक्ट है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। कैसे गलत है? और इसीलिए हम बी वाले को चुनते हैं, जो सही ना हो उसकी तलाश करनी थी। यहाँ आप इसमें जान सकते हैं कि यशोवर्मन नाम का जो राजा था, यहाँ दिया है विजयपाल, तो यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर की स्थापना करवाई थी। आगे चलते हैं, पांचवें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसमें हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो वांडीवाश की लड़ाई ये 1763 में लड़ी गई थी। वांडीवाश के युद्ध के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पर फ्रांसीसी शक्ति और ब्रिटिश साम्राज्य की जो शक्ति थी, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से पावर थी, उनके बीच में संघर्ष हुआ था। और इसमें जो ब्रिटिश है वो जीतते हैं और यहाँ से उनका रास्ता साफ हो जाता है। वेदरा का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध, ये सब निर्णायक युद्ध हैं। और प्लासी और बक्सर ये अपने देश के संदर्भ में निर्णायक हैं। कुल मिलाकर यहाँ ब्रिटिश हावी हो जाते हैं। तो वांडीवाश की लड़ाई की तारीख दी है 1763, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। इसके बाद सूरत की संधि, ये जो तारीख है ये 1774 है। साथ ही साथ लिखा है कि तालेगांव की लड़ाई ये 1775 को लड़ी गई थी। आपको बताना ये है कि सही कौन सा है। देखिए दोनों गलत है। पहले तो वांडीवाश वाला साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो भी गलत ही है, और नीचे वाले को भी आप देख लीजिए, यहाँ तारीखें गलत है। देखिए वांडीवाश की जगजाहिर बात है कि ये 1760 में लड़ी गई थी, और इस युद्ध से ये फैसला हो जाता है कि फ्रांसीसी यहाँ पर अधिपति नहीं बनेंगे, बल्कि जो ब्रिटिश कंपनी है या ब्रिटिश साम्राज्य है वो यहाँ पर फैलेगा। इसके बाद जो दूसरे नंबर का स्टेटमेंट है उसमें आप देख लीजिए, सूरत की संधि की तारीख 1774 नहीं है बल्कि 1775 है, जबकि तालेगांव की जो यहाँ संधि थी वो 1776 को हुई थी। मतलब लड़ाई होती है उसके बाद समझौता होता है, तो ये 1776 की तारीख है। दोनों ही जो डेट है वो गलत दी है। आगे चलते हैं, छठवें नंबर के प्रश्न को देखिए। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1816 और सती प्रथा पर रोक 1829 ऐसे दिया है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई यानी बम्बई तत्कालीन, इसमें 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। अब आपको बताना यह है कि इसमें से गलत कौन सा है। देख लीजिए, तो इसमें सिर्फ पहला वाला गलत है, मतलब यहाँ आप जो पहला वाला है उसको चुनेंगे और ए वाले विकल्प का चयन करेंगे। देखिए बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना होती है 1818 में और सती प्रथा पर रोक ये 1829 की है, तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में लॉर्ड डफरिन के बारे में कहा जा रहा है कि इसके शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति हो जाती है 1882 में, ऐसा दिया है। इसके बाद जो सेकंड वाला है इसमें कहा जा रहा है कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1878 में लागू किया गया था। यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जिसके द्वारा देशज भाषा के जो समाचार पत्र थे उन पर एक कुठाराघात किया गया था, तो उसी के बारे में उसकी शुरुआत और समाप्ति से जोड़कर ये प्रश्न दिया हुआ है। देख लीजिए इसमें से सही कौन सा है। 7वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। देखिए इसका सिर्फ दूसरा सही है और इसीलिए हम बी वाले का चयन करते हैं। पहला वाला गलत है। पहला वाला गलत क्यों है?
क्योंकि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति की गई थी 1882 में। प्रेस का मुक्तिदाता, और इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे संदर्भ आते हैं अलग अलग व्यक्तियों के लिए। तो कुल मिलाकर ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था, ये देशज जो भाषाएं थी, वर्नाक्यूलर लैंग्वेज थी, उनके ऊपर एक आघात था। और इसका मूल उद्देश्य था कि क्रांतिकारी कुछ विपरीत न छाप सके, और इसी के चलते बहुत सारे जो समाचार पत्र थे उन्हें अपनी भाषा परिवर्तित करके रातों रात उनका प्रकाशन करना पड़ा, ताकि प्रेस वगैरह जो है वो जब्त न हो जाए। प्रेस का पूरा सामान और पूरी जो इनकी छपाई की सामग्री है वो सब जब्त कर ली जाती थी। तो इसकी जो शुरुआत और अंत की तारीख है वो दी हुई है। यहाँ जो पहला वाला है वो गलत क्यों है? क्योंकि लॉर्ड डफरिन का नाम नहीं होगा बल्कि लॉर्ड रिपन का नाम होगा। आगे चलते हैं। 8वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं, इसमें कहा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। दो स्टेटमेंट आपने देखे। मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी, ऐसे दिया है। इसके बाद जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में जो फैक्ट्री एक्ट है या फैक्ट्री अधिनियम है 1893 वाला, उसको लागू किया गया था। अब बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। जो सही न हो उसकी तलाश आपको करनी है, देख कर बताइए। देखिए दोनों गलत है। इसमें जो सी वाला विकल्प है उसको हम चुनते हैं। मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना तो की थी, लेकिन कब की थी? 1915 में की थी, और यहाँ दिया है 1917। जबकि लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में कहा गया है तो ये जो कारखाना अधिनियम था ये 1891 का है, न कि 93 का। यहाँ पर 91 होगा। ठीक है, तारीखें गलत दी हैं, बाकी जो नाम है वो सही है। आगे चलते हैं। 9वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जो फार्मूला था, जिसको कि हम CR फार्मूला कहते हैं, उसकी डेट दी हुई है 1944। इसके बाद जो सेकंड वाला है इसमें कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा 23 मार्च 1947 को की थी। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। देख लीजिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जो CR फार्मूला था ये अंतिम प्रयास था कि मतभेद समाप्त हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसमें पहला वाला तो सही है, इसकी जो तारीख है वो सही दी हुई है, और इसीलिए इसमें हम A वाले को चुनेंगे। B वाला गलत है। B वाला गलत कैसे है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने, जो कि तत्कालीन आज़ादी के समय तक वहाँ प्रधानमंत्री बने रहे, इन्होंने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा 20 फरवरी 1947 को की थी, और यहाँ दी है तारीख 23 मार्च की। तो ये डेट गलत है। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, इसकी आपको तलाश करनी है। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र को 1853 में कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था, ऐसे दिया हुआ है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि इंडियन मिरर समाचार पत्र जो है इसको 1862 में कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था। आपको बताना यह है कि जो गलत है वो कौन सा है। इसमें से गलत की तलाश आपको करनी है। देख लीजिए, देखिए इसका D वाला सही होगा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। मतलब कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, अर्थात दोनों ही सही है। आगे चलते हैं। 11वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें दो स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि मेघालय के सेरछिल जिले में वांतावांग जलप्रपात स्थित है। ये जो वाटरफॉल है ये सेंचिन जिला है और ये मेघालय का है, ऐसे दिया हुआ है, लोकेशन दी है। दूसरे वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि कर्नाटक का जो नेल्लौर जिला है, कर्नाटक राज्य का जो नेल्लौर जिला है, वहाँ पे पेंचाला कोन्ना नाम का जो जलप्रपात है वो स्थित है। आपको बताना यह है कि इसमें से सही कौन सा है। देख लीजिए, तो देखिए इसमें कोई भी सही नहीं है। D वाला जो इसका विकल्प है उसको हम चुनेंगे। कैसे? तो मिजोरम का जो सेरछिर जिला है या सेरछिर जिला इसको कहा जाता है, वहाँ पे वांतावंग जलप्रपात स्थित है और यहाँ पर मेघालय दिया है। इसकी जगह क्या होगा? मिजोरम होगा। जबकि कर्नाटक के नेल्लौर जिले में आप जानते हैं कि नेल्लौर जिला कहाँ पे है? ये आंध्र में है। साफ साफ मालूम हो जा रहा है यहीं पर। तो यहाँ कर्नाटक की जगह क्या होगा? आंध्र हो जाएगा। अर्थात इसमें D वाले को चुनने का विकल्प होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसको देख लीजिए। इसमें कोई जो सही ना हो उसकी तलाश आपको करनी है, यानी जो सही विकल्प ना हो उसको हमें ढूंढना है। दोनों स्टेटमेंट आप पढ़िए। ताप्ती नदी पर काकरापार बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। नदी का नाम और परियोजना का नाम जोड़कर देख लीजिएगा। उसके बाद कृष्णा नदी पर मेट्टूर बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। ऐसे करके दो स्टेटमेंट हैं। जो गलत हो उसकी तलाश आपको करनी है। तो देखिए इसमें जो दूसरा वाला है वो गलत है। यहाँ मेट्टूर बांध परियोजना के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है ये सही नहीं है। मेट्टूर बांध परियोजना ये कावेरी नदी पर बनाई गई। यहाँ जो कृष्णा नदी दिया है उसकी जगह कावेरी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? और नीचे दो स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि जो टूरिस्ट प्लेस है धर्मशाला, उसकी लोकेशन है कांगड़ा वैली में, ऐसे दिया हुआ है। और कांगड़ा वैली जो है इसकी लोकेशन है हिमाचल में। ये पूरा स्टेटमेंट है। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें कहा जा रहा है कि बौद्धों का जो प्रसिद्ध तांबो मठ है वो पांगी घाटी या पुंगी घाटी में अवस्थित है
और यह जो पांगी घाटी है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब आप बताइए कि इसमें से दोनों स्टेटमेंट में से सही कौन सा है। पहला सही है, पहला वाला आप देख रहे हैं ये परफेक्ट दिया हुआ है, लेकिन दूसरे वाले को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ ताबो मठ और पांगी घाटी वाले जो लोकेशन है, क्या ये सही है? ये गलत है, तो इसलिए इसमें हम सिर्फ ए वाले को चुनते हैं, दूसरा इसमें गलत है। कैसे गलत है? बौद्धों का जो प्रसिद्ध ताबो मठ है ये स्पीति घाटी में स्थित है, और स्पीति घाटी कहाँ पर है ये आप जानते हैं, ये हिमाचल में है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। यहाँ पर जो सही ना हो उसकी तलाश आपको करनी है। तो बेतवा नदी बोर्ड की स्थापना ये झांसी में 1976 में की गई थी, ऐसे दिया हुआ है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी वॉज एस्टेब्लिश इन रुड़की इन 1882, माफ कीजिएगा 1982। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है, हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या, यहाँ जल विज्ञान की बात की जा रही है, ये इस्टेब्लिश किया गया था रुड़की में, और इसकी जो डेट है वो 1982 की है, यानी 1982 की है। इसमें से जो सही ना हो उसकी तलाश आपको करनी है। देख लीजिए, तो देखिए इसमें जो दूसरा वाला है वो सही नहीं है, लेकिन पहला वाला सही है, तो इसलिए बी वाले को हम चुनेंगे, क्योंकि हमें जो सही ना हो उसी की तलाश करनी है। कैसे? देखिए इसमें जो दूसरा वाला है वो सही नहीं है, तो सही क्या है? सही ये है कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना रुड़की में 1978 में की गई थी। ये जो डेट दी है ये गलत है, यहाँ पर 1978 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। इसमें भी दो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। पहले वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, ये जो नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में गुरुग्राम में। इसके बाद सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, यानी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना फरीदाबाद में 1969 में यानी 1969 में की गई थी। देखकर बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। देखिए इसमें दोनों गलत हैं, और इसीलिए हम डी वाले विकल्प का चयन करते हैं। कैसे? राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान जो है उसकी स्थापना फरीदाबाद में 1965 में की गई थी। ये वाला जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965, तो तारीख सही दी है, यहाँ गुरुग्राम नहीं होगा बल्कि फरीदाबाद होगा। और जो दूसरा वाला है उसको देख लीजिए, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, यानी जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड है, इसकी स्थापना नई दिल्ली में 1969 में की गई थी, तो यहाँ स्थान का नाम गलत दिया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही नहीं है उसकी तलाश आपको करनी है। तो पहले वाले में कहा जा रहा है कि रोबस्टा इज अ स्पीशीज ऑफ कॉफ़ी। रोबस्टा जो है ये कॉफ़ी की एक प्रजाति है, और रोबस्टा कॉफ़ी जो है इसकी कल्टीवेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि ये एक्सटेंसिवली ब्राज़ील में होती है। मतलब सबसे बड़े पैमाने पर इसकी खेती कहाँ पर होती है? ब्राज़ील में होती है। विश्व स्तर की बात की जा रही है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि जो तुंग्या फार्मिंग है, तुंग्या की कृषि है, ये स्थानांतरित कृषि का ही एक स्थानीय नाम है। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मेथड होता है ये काफ़ी पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होता है, और ये अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इसमें होता क्या है, कोई ज़मीन जो है उस पर मनुष्य खेती करते हैं, खास तौर पे जो ट्राइबल लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, और जब वो खेती करते करते ज़मीन बंजर जैसी हो जाती है या उसकी उत्पादन क्षमता थोड़ी भी कम हो जाती है, बंजर तो नहीं होगी लेकिन उत्पादकता कम हो जाती है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, जो जंगल वाला एरिया होता है, मतलब खेती का ज़मीन उन्होंने बनाया है, उसके आसपास जंगल है, तो वो जंगल में आग लगा देते हैं या जंगल को काट कर फिर ज़मीन साफ करते हैं और उस ज़मीन पर फिर से खेत बनाकर वहाँ खेती करते हैं। तो इससे बड़े पैमाने पर निर्वनीकरण होता है, और जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है यानी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हमारे देश का, वहाँ पर वनावरण भले ही ज़्यादा है, अभी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2019 वाली, लेकिन उसमें कमी आई है, और कमी के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार कारण ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाला ही है। वहाँ पर ये ट्राइबल लोग जो है ये बिना सोचे समझे वनों का उन्मूलन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपने देखे, बताइए इसमें से सही कौन सा है। माफ़ कीजिएगा, जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है, जो सही ना हो उसकी तलाश करनी है। बताइए 16वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा। देखिए इसमें दोनों ही जो है वो सही नहीं है, यहाँ दोनों जो इन्फॉर्मेशन है वो रॉन्ग है, और इसीलिए हम सी का चयन करते हैं। यहाँ रोबस्टा कॉफ़ी की प्रजाति तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो ब्राज़ील का नाम दिया है उसकी जगह यहाँ अफ्रीका होगा। यहाँ अफ्रीका में आप लिखिएगा कि जो बड़े पैमाने पर रोबस्टा कॉफ़ी की खेती है वो की जाती है। और तुंग्या कृषि की अगर बात की जाए तो ये स्थानांतरित कृषि का एक नाम है, लेकिन यहाँ श्रीलंका से इसका संबंध है, ये गलत है। इसका संबंध म्यांमार से है। ये है तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, लेकिन इसका संबंध किससे है? म्यांमार से। तो सी वाले विकल्प को हम चुनते हैं। 17 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। जूलू जनजाति ये साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, और सेमांग जनजाति मलेशिया में पाई जाती है। दो स्टेटमेंट है।
दूसरे वाले में कहा गया है कि माया जनजाति ये मध्य अमेरिका में पाई जाती है, जबकि जो सकाई जनजाति है ये मलय प्रायद्वीप में पाई जाती है। बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। पिछले वाले में हमें गलत खोजना था और इसमें हमें सही खोजना है, तो इसमें सही कौन सा है बता दीजिए। देखिए दोनों सही है। यहाँ जो जूलू जनजाति और सेमांग के बारे में दिया है इनका लोकेशन परफेक्ट है, और माया और सकाई के बारे में जो यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है वो भी सही है। तो इसमें हम सी वाले विकल्प का चयन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। 18वें नंबर के प्रश्न में अब यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट होती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि किस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण और लोकसभा और विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को 10 साल के लिए यहाँ बढ़ा दिया गया। तो ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था ये आपको बताना है, कौन से नंबर का संशोधन संविधान में किया गया, और तारीख साथ में दी हुई है, देख लीजिए। तो ये 79वां था। 79 नंबर का जो संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट था, ये 1999 का है, मतलब 1999 का। तो इसके जरिए ये सभी प्रावधान संविधान में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद 19वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, जो गलत हो उसकी तलाश आपको करनी है। दो स्टेटमेंट है। अनुच्छेद 371 ख, इसमें नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध दिए हुए हैं, मतलब जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद जो सेकेंड वाला है इसमें कहा जा रहा है कि 371 यानी यही 371वां जो है, इसका जो ग वाला हिस्सा है इसमें अलग अलग पार्ट और क्लॉज बने होते हैं। तो जो इसका ग वाला पार्ट है उसमें मणिपुर राज्य से संबंधित विशेष उपबंधों को दिया गया है। तो यहाँ नागालैंड और मणिपुर के बारे में जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो कहाँ पर वर्गीकृत है ये आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए, इसमें से जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। तो देखिए इसमें गलत कौन सा है, सिर्फ पहला वाला, यानी सिर्फ फर्स्ट। तो ए वाले को हम चुनते हैं। पहला गलत क्यों है, क्योंकि जो 371 ख है उसमें यहाँ ख दिया है ना, इसमें असम राज्य से संबंधित विशेष उपबंध दिए हुए हैं। इसमें नागालैंड का कोई जिक्र नहीं है। ये जो जानकारी है ये किसके बारे में है, ये असम के बारे में। आगे चलते हैं। 20वें नंबर के प्रश्न को देखिए। 20वें प्रश्न में कहा गया है कि गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, ये जो गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, और महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण, इसको कब गठित किया गया था। ये जितने भी ट्रिब्यूनल होते हैं ये नदियों के जल बंटवारे और ऊर्जा संसाधनों के बंटवारे के मामलों को, राज्यों के झगड़ों को सुलझाते हैं। और इस प्रकार के ट्रिब्यूनल को बनाने का उद्देश्य ये होता है कि जो न्यायालय, मुख्य न्यायालय या क्षेत्रीय न्यायालय है, उनके ऊपर जो बोझ है उसको कम किया जा सके। तो यहाँ देखते हैं, इन दोनों की स्थापना का वर्ष आपको बताना है। बताइए। तो देखिए इसकी जो डेट है इसमें से आप देख पा रहे हैं 1986 दिया है, 2004 दिया है, 1969 दिया है, 2010 दिया है, 1986 और 2008 दिया है, 1969 और 2006 दिया है। तो इसमें से परफेक्ट कौन है? ये जो 2010 वाला है ये सही है। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, इसकी जो स्थापना की तारीख है वो 1969 है। और महानदी, माफ़ कीजिएगा, ये महादायी है, यहाँ पर गलती से प्रोनाउंसिएशन हो गया, महादायी है, ये नदी दूसरी है, महानदी नहीं है। तो महादायी जो जल विवाद न्यायाधिकरण है इसकी स्थापना की गई थी 2010 में। यहाँ पर महानदी नहीं होगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, जो लिखा हुआ है वही प्रोनाउंसिएशन होगा। आगे चलते हैं। तो इसका जो विकल्प है वो कौन सा सही है? पी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्रीज हैव द फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं और इसके अलावा जो मूल कर्तव्य हैं यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो किन देशों के संविधानों से लिए गए हैं। ये संविधान जो हमारे देश का है ये अलग अलग संविधानों के अनुकरण से बना हुआ है। विभिन्न देशों के संविधान पहले ही बन चुके थे, तो हमने क्या किया, सबसे कुछ अच्छी बातें उधार ली। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ से आई हैं? ब्रिटेन और आयरलैंड से आई हैं, यूएसए और दक्षिण अफ्रीका से आई हैं, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, या यूएसए और सोवियत संघ से आई हैं। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो 21 का जो इसमें करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। देखिए मूल अधिकार वाला जो प्रावधान है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जबकि जो मूल कर्तव्य वाला प्रावधान है वो सोवियत संघ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि शीर्ष जो 3 चाय उत्पादक देश हैं उनके नाम है चीन, केन्या और इंडिया यानी भारत। इसके बाद जो सेकेंड वाला है उसमें कहा जा रहा है कि शीर्ष जो 3 कपास उत्पादक देश हैं यानी कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनके नाम है चीन, यूएसए और इंडिया। अब आपको बताना यह है कि इसमें से सही कौन सा है। देख लीजिए। देखिए दोनों ही गलत हैं। यहाँ पर जो सही है उसकी तलाश करनी है, तो इसलिए हम डी का चयन करेंगे। इनमें से कोई नहीं। सही क्या है? जो शीर्ष 3 यहाँ पर टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उसमें चीन का नाम आता है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हमारा देश है और तीसरे नंबर पर केन्या है।
यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमारी पोजीशन है। यहाँ जो पोजीशन है वो उल्टी पुल्टी दे दिया है, यानी केन्या को बाद में होना चाहिए और भारत को पहले होना चाहिए। तो हमारी जो पोजीशन इसमें है वो सेकंड है, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरे वाले में ये कहा गया है कि कपास उत्पादक देश, तो इनका जो क्रम है वो चीन, इंडिया और यूएसए होगा। मतलब यहाँ पर जो इंडिया है अर्थात हमारा देश भारत, इसे इंडिया से ज़्यादा भारत कहना श्रेष्ठ रहेगा, तो यह बीच में रहेगा, सेकंड पोजीशन इसकी रहेगी। तो ये दोनों ही गलत हैं, इसलिए हम डी का चयन करते हैं। 23वें नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें जो सही ना हो उसकी तलाश आपको करनी है। तो भारत में उत्पादन की बात की गई है। भारत के शीर्ष 3 कुल तिलहन उत्पादक राज्य यानी ऑयल सीड प्रोडक्शन के बारे में कहा जा रहा है। तो जो टॉप 3 स्टेट्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। यानी राजस्थान फर्स्ट है, मध्य प्रदेश सेकंड है और महाराष्ट्र थर्ड है। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि जो शीर्ष 3 यहाँ पे वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट है भारत की, उसमें पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश का नाम आता है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। ऐसे दिया हुआ है, जो गलत हो उसकी तलाश आपको करनी है। देख लीजिए इसमें से गलत कौन सा है। दोनों गलत है, साफ साफ मालूम हो रहा है। अगर आपने जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर वाला डाटा है उसको पढ़ा होगा तो आपको मालूम हो जाएगा इसका सी वाला सही है। यहाँ सी को चुनने का मतलब क्या है कि दोनों गलत है। सही क्या है, भारत के जो शीर्ष यहाँ पर तिलहन उत्पादक राज्य हैं। तिलहन का मतलब क्या होता है, जिनसे तेल निकलता है, ऐसे अनाज जैसे कि सरसों है या इस प्रकार के और भी अनाज होते हैं। तो कुल मिलाकर ये तिलहन उत्पादक जो राज्य हैं उसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है, एमपी है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद तब महाराष्ट्र है। और शीर्ष जो 3 सब्जी उत्पादक राज्य हैं यानी वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, उसमें वेस्ट बंगाल जो है वो बाजी मार ले गया है इस बार, वो पहले स्थान पर है। हमारा यूपी पिछड़ गया है, वो सेकंड पोजीशन पे है और मध्य प्रदेश जो है ये थर्ड है। तो यहाँ जो पोजीशन है वो गड़बड़ कर दिया है आगे पीछे, इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद आगे चलते हैं। 24वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर देवा शरीफ मेले के बारे में कहा गया है कि इसका आयोजन फर्रुखाबाद में किया जाता है। और जो सेकंड वाला है इसमें कहा जा रहा है कि खारी झल्लू कार्तिक मेला, इसका आयोजन होता है बिजनौर में। ये यूपी के मेले हैं। अब आपको बताना यह है कि इनकी जो लोकेशन है वो सही है अथवा नहीं, देखकर बताइए। तो इसमें सही कौन सा है ये आपको खोजना था। सही आपका सिर्फ दूसरा वाला है। ये जो खारी झल्लू कार्तिक मेला है इसका आयोजन बिजनौर में होता है। ये कार्तिक के महीने में लगता है। ये हिंदू या हिंदी महीना कहा जाता है। इसमें चैत्र से शुरू होता है और इसी प्रकार से ये आगे चलता है। तो कार्तिक वाला जो महीना है वो इसी समय चल रहा है। दीपावली जो है ये कार्तिक वाले महीने में ही पड़ती है। तो इसमें ये जो मेला है ये लगता है और ये पूर्णिमा के दिन लगता है। कार्तिक की जो पूर्णिमा यानी आखिरी दिन होता है उस दिन ये लगता है। देवा शरीफ के बारे में अगर देखिएगा तो देवा शरीफ मेले का आयोजन आप जानते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा, बाराबंकी में होता है। इसका जो आयोजन है वो बाराबंकी में होता है। मजार है वहाँ पर ये मेला लगता है। तो इसमें विकल्प कौन सा होगा, बी वाला होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 25वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। नीचे दिया है कि कंपिल जो फेस्टिवल है उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है संत कबीर नगर में। ये कहाँ पर होता है, संत कबीर नगर दिया है। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें कहा जा रहा है कि जो सरधना महोत्सव है इसका आयोजन सारनाथ में किया जाता है। बताइए इसमें से गलत कौन सा है। जो सही ना हो उसकी तलाश आपको करनी है। इसमें दोनों के दोनों गलत हैं और दोनों गलत है तो इसलिए हम सी वाले को चुनेंगे। सही क्या है, जो कंपिल महोत्सव है ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन मंदिरों में इसका आयोजन भी होता है और इसकी जो लोकेशन है वो फर्रुखाबाद है और यहाँ दे दिया है संत कबीर नगर, तो ये गलत हो जाता है। और सरधना महोत्सव जो है इसका आयोजन सारनाथ में नहीं किया जाता है बल्कि मेरठ में किया जाता है। ठीक है, तो लोकेशन इसकी गलत दिया है। आगे चलते हैं। 26 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अंधऊ हवाई अड्डा, ये जो अंधऊ या अंधू एयरपोर्ट है इसकी लोकेशन गाजीपुर में है। गाजीपुर यूपी का एक जिला है, आप जानते हैं। इसके अलावा सरसावा हवाई अड्डा ये गाजियाबाद में है। अब आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 26 तो इसमें सिर्फ जो पहला वाला है वो सही है। यहाँ आप देख रहे हैं पहला वाला सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो गलत है। दूसरा वाला गलत क्यों है, क्योंकि जो सरसावा हवाई अड्डा है वो सहारनपुर में है, न कि गाजियाबाद में। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो विकल्प सही ना हो उसकी तलाश आपको करनी है। तो 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि जो सांसद आदर्श ग्राम योजना थी उसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 11, 2014 को, यानी 11 अक्टूबर 2014 को। और प्रधानमंत्री ग्रामीण जल संवर्धन योजना यह जो है ये शुरू होती है 15 अगस्त 2005 में। इसमें से जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। जो सही ना हो उसको आपको खोजना है। देख लीजिए तो इसमें जो दूसरा वाला है वो गलत है और इसीलिए हम बी को चुनते हैं। गलत की तलाश करनी थी। क्यों गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जल संवर्धन योजना, ये जो ग्रामीण क्षेत्र की जल संवर्धन योजना थी, इसकी शुरुआत 15 अगस्त सन 2002 में होती है
और यहाँ जो तारीख दी है वो 2005 है, इसलिए ये गलत हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। 28वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिशन इंद्रधनुष को कब लॉन्च किया और इस मिशन के अंतर्गत बच्चों को कितने टीके लगाए जाते हैं। मिशन इंद्रधनुष क्या है? एक तरह का अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है जिसमें कि अलग अलग जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाव के लिए वैक्सीनेशन करवाया जाता है। पूरी वैक्सीनेशन की एक लिस्ट है या ग्रुप आप समझ सकते हैं। तो बताइए इसमें से जो विकल्प है कौन सा सही है? 28 को आप देख रहे हैं, तो ये दिसंबर 2014 की तारीख है और 7 कुल मिलाकर इसमें वैक्सीनेशन होता है, मतलब 7 प्रकार की वैक्सीन लगती है अलग अलग बीमारियों से संबंधित। तो इसका जो विकल्प है वो कौन सा होगा? यहाँ पर दिसंबर 2014 और 7 वाला जो विकल्प है वो सही है। इसके बाद 29वें नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसमें मौजूद है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC की बात की जा रही है, वॉज इस्टेब्लिश ऑन 1 सितंबर 1952। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश ऑन 22 नवंबर 1972। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन मुंबई। मतलब इसमें हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय का नाम भी दे दिया है। तो बताइए इसमें से गलत कौन सा है? जो सही ना हो उसको आपको ढूंढना है। यहाँ पर जो LIC के बारे में इंफॉर्मेशन दी है वो सही नहीं है, बाकी दूसरा वाला तो ठीक है। ये वाली इंफॉर्मेशन रॉन्ग है और इसलिए हम इसमें A वाले विकल्प का चयन करते हैं। कैसे? जो भारतीय जीवन बीमा निगम है यानी LIC, उसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में की गई थी और यहाँ जो तारीख दी है वो 1952 दी है, इसलिए ये गलत है। ये तारीख क्या होगी? 1956 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, ये जो नेशनल पार्क है इसकी लोकेशन है कर्नाटका में। और सेकेंड वाला जो है इसमें कहा जा रहा है कि क्लाउडेड लेपर्ड, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये त्रिपुरा में है। अब आप बताइए कि ये जो 2 स्टेटमेंट है इसमें से सही कौन सा है? देखिए इसमें जो दूसरा वाला है वो तो सही है, क्लाउडेड लेपर्ड जो नेशनल पार्क है उसकी लोकेशन त्रिपुरा में है। लेकिन गूगामल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो रॉन्ग है। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में है, न कि कर्नाटक में। तो इसलिए इसमें हम B वाले विकल्प का चयन करते हैं, सिर्फ दूसरा। इसके बाद 31वें नंबर के प्रश्न को देखिए। गहीरमाथा वन्यजीव अभयारण्य, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये ओडिशा में स्थित है, ये जानकारी है। और सेकेंड वाला जो है इसमें कहा जा रहा है कि चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी लोकेशन कर्नाटका में है। इसमें से जो नॉट करेक्ट हो उसको आपको खोजना है, देखकर बताइए। तो देखिए इसमें से कोई नहीं, इसका जो D वाला विकल्प है उसको चुनिए, अर्थात दोनों सही है। नॉट करेक्ट आपको खोजना है तो इसमें से कोई भी नॉट करेक्ट नहीं है, अर्थात दोनों करेक्ट है। यहाँ गहीरमाथा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सही है और चिंचोली के बारे में जो यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है वो भी एकदम परफेक्ट है। इसके बाद 32 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहली वाली जो इसमें लाइन दी है उसमें कहा जा रहा है कि पहली राजस्थानी फिल्म नजराना, इसको 1941 में प्रकाशित किया गया था, यानी इसका एक तरह से रिलीज होने की जो तारीख है उसको दिया गया है। और पहली जो गुजराती मूवी थी नरसी मेहता, उसको 1936 में प्रसारित किया गया था। तो इसमें से जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन सी गलत है ये आपको तलाशनी है, बताइए। देखिए इसमें दोनों ही गलत है, दोनों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो रॉन्ग है। सही क्या है? पहली जो राजस्थानी फिल्म थी वो नजराना तो थी, लेकिन उसकी जो लॉन्चिंग की डेट थी वो 1942 थी, न कि 1941। यहाँ पर 1 साल आगे कर देते हैं। और नरसी मेहता के बारे में कहा जाए तो ये जो तारीख है ये 1932 होगी, न कि 1936। दोनों की जो डेट है वो गलत दी। इसके बाद 33 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये आपको खोजना है। कार की जो बैटरी होती है और पेंट निर्माण का जो उद्योग होता है उसमें H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जो अम्ल हैं, वैसे तो अम्लों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इनका पूरा बड़ा परिवार है, लेकिन कुछ जो अम्ल होते हैं वो सबसे प्रमुख होते हैं या महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है और इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और इन्हीं में से 2 जो अम्ल होते हैं उनका कॉम्बिनेशन अगर बना दिया जाए तो अम्लराज यानी एक्वारेजिया बन जाता है। और एक्वारेजिया अपने तरह का बहुत घातक अम्ल होता है। फिलहाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका इस्तेमाल क्या इनमें किया जाता है, मतलब ये आपको पहचानना है। इसके साथ साथ रंजकों और औषधियों के निर्माण में जो ऑक्जेलिक अम्ल है इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो डाइज होती हैं उसकी बात की जा रही है। देख लीजिए इसमें से सही कौन सा है। 33 सिर्फ पहला वाला सही है। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में कहा जा रहा है ये परफेक्ट है और इसीलिए ये नुकसानदेह होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल ज्वलनशील होता है और जो त्वचा होती है और शरीर होता है उसके लिए नुकसानदेह होता है। तो कहा जाता है कि खुले हाथ से बैटरी वगैरह को छूना नहीं चाहिए, या अगर छू रहे हैं तो इसको फिर हाथ धो लेना चाहिए। तो इसका जो सूत्र है आप जानते हैं, H2SO4 होता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ है आप समझ सकते हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है।
इसी प्रकार से अम्ल बनते हैं। और अम्ल और क्षार का निर्धारण कैसे होता है, तो आपने पीएच स्केल पढ़ा होगा। पीएच पैमाने के आधार पर करते हैं। अगर जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है किसी पदार्थ का, तो वो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। और 7 पर अगर स्थिर हो जाता है तो उसकी जो प्रवृत्ति है वो उदासीन हो जाएगी। फिलहाल यहाँ जो विकल्प है वो कौन सा होगा, पहला वाला सही है, और जो सही है उसी की हमें तलाश करनी है। रंजक और औषधि निर्माण में किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को यूज़ किया जाता है। और उसका जो फार्मूला होता है वो HCl होता है। इसमें हाइड्रोजन होता है और क्लोरीन होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 34 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड एंड डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है, और ये कौन सी धातु है जो कि ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड भी बना लेती है बिना हाइड्रोजन को बाहर निकाले। नीचे दिया है क्रोमियम, कोबाल्ट, बिस्मथ और पैलेडियम। तत्वों के नाम दिया है, इसमें से बताइए कौन सा होगा। ये सभी मेटल्स हैं, इसमें से कौन सा होगा। तो 34 का जो करेक्ट आंसर है इसमें आप देख लीजिए बिस्मथ होगा। ये जो बिस्मथ नाम की यहाँ मेटल है यानी धातु है, ये ऐसा काम करती है। इसके बाद 35 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें ऑप्टिक्स से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। दृष्टिदोष के बारे में कहा जा रहा है। तो निम्नलिखित में से किस दृष्टिदोष में व्यक्ति जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, ये दिया है। और दूर स्थित जो वस्तुएं हैं उन्हें स्पष्ट देख सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि पास वाली जो चीज़ें हैं वो साफ नहीं दिख रही हैं, लेकिन दूर वाली साफ दिख रही हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये कब होती हैं, कौन सा दृष्टिदोष ये होता है। निकट दृष्टिदोष होता है, दूर दृष्टिदोष होता है, या जरा दृष्टिदोष होता है, या दृष्टि वैषम्य होता है। यानी जो यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म है वो हो जाता है। यहाँ नाम भी दिया हुआ है, मायोपिया है, इसके अलावा ये हाइपरोपिया है। तो चलिए देख लीजिए इसमें से 35। इसका जो बी वाला है वो सही होगा, दूर दृष्टिदोष। यहाँ उल्टा होता है, जो दूर वाली वस्तुएं हैं अगर वो साफ दिखाई दे रही हैं तो दूर दृष्टिदोष है, और अगर पास वाली वस्तुएं साफ दिखाई दे रही हैं तो निकट दृष्टिदोष है। यहाँ उल्टे क्रम में देखते हैं, तो इसका जो बी वाला है वो सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 36 को जरा देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि वयस्क जो लोग होते हैं यानी एडल्ट, उनमें थायरॉक्सिन के अल्प स्राव से, थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है, तो अगर वो कम मात्रा में स्रावित होता है तो उससे एक रोग उत्पन्न होता है। और इस रोग में होता क्या है, जो हार्ट बीट है यानी हृदय की धड़कन है वो धीमी हो जाती है, शरीर का टेम्परेचर गिर जाता है, और जो मांसपेशियां हैं उनमें थकान का अनुभव होता है। तो इस रोग को क्या कहा जाता है, इसको क्रिटिनिज्म कहा जाता है, घेंघा रोग कहा जाता है, मिक्सोडीमा कहा जाता है, या हाशीमोटो नाम का रोग कहा जाता है। ये अलग अलग डिजीजेस के नाम दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा होगा देखकर बताइए। तो देखिए ये मिक्सोडीमा नाम का रोग होता है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये मिक्सोडीमा के साथ मैच करते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है इसके असंतुलन से अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, कोई एक रोग नहीं है। आमतौर पे हम कहते हैं कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, तो उसमें भी जो थायराइड ग्लैंड है वही प्रभावित होती है, लेकिन और भी तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। 37 को देख सकते हैं आप। इसमें कहा गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, और ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मैटर है। हाल ही में रस्किन बांड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये एक तरह का पुरस्कार है, ये इन्हें दिया गया है। और सेकेंड वाला जो है उसको आप देख रहे हैं, हाल ही में रतन टाटा ने यहाँ एडलिड हुरून इंडिया परोपकार सूची जो है ये एक प्रकार की लिस्ट होती है जिसमें कि परोपकारी जो उद्योगपति होते हैं उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, तो उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। टाटा समूह जो है वो परोपकार के मामले में जाना जाता है, और रतन टाटा की ये विरासत है। आज के समय में तो जितने बिजनेसमैन हैं वो सभी स्वार्थी हो गए हैं, लेकिन टाटा परिवार जो है वो पहले से ही परोपकार के मामले में जाना जाता है। अब वो भी जो है वो क्रम घटता जा रहा है, क्योंकि रतन टाटा के बाद जो अगला सक्सेसर होगा वो उनकी फैमिली से नहीं होगा, क्योंकि उनका कोई जायज उत्तराधिकारी है ही नहीं है। तो इस मामले में समस्या है। लेकिन फिलहाल ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे देखिए, बताइए इसमें से सही कौन सा है। तो 37 का जो परफेक्ट आंसर होगा इसमें वो सिर्फ ए वाला होगा, यानी पहला वाला। दूसरा वाला गलत है। रस्किन बांड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है। देखिए अजीम प्रेम जी जो है इनको एडलिब हुरून इंडिया परोपकार सूची में शीर्ष स्थान पर शामिल किया गया है, मतलब ये पहला स्थान इन्हें प्राप्त हुआ है। तो ये अजीम प्रेम जी हैं, रतन टाटा नहीं है। परोपकारी ये भी है लेकिन इनका नाम पहले स्थान पर नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। 38 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हाल ही में जारी किया हुआ जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है इसमें भारत को 52वां स्थान प्राप्त हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। और सेकेंड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ ये युद्ध पोत का नाम है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे कोलकाता में कमीशन किया जाता है।
या किया गया है। तो बताइए इसमें से कौन सा जो फैक्ट है वो सही है। दोनों सही हो सकते हैं या कोई एक सही हो सकता है। इसमें सिर्फ दूसरा सही है। यहाँ जो तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ के बारे में इंफॉर्मेशन दी है वो परफेक्ट है और इसलिए हम बी वाले का चयन करते हैं। पहला वाला गलत है। यहाँ जो पोजीशन भारत की दी हुई है वो गलत है। पोजीशन क्या होगी, इसमें 48वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, न कि 52वां। यहाँ पे 48 नंबर की जो रैंक है, ये रैंकिंग वाला जो करंट अफेयर का मैटर है, इसको याद रखिएगा, इससे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। इसके बाद 39 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये जो पीटीआई है, इसके नए चेयरमैन के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है। विनीत जैन है, विजय कुमार चोपड़ा है, इसके अलावा विजय जोशी है और अवीक सरकार है। ये अवीक सरकार जो है, इनका भी नाम दिया हुआ है। देख लीजिए इसमें से कौन सा होगा। 39 तो यही है, अवीक सरकार, जो कि नए यहाँ पर अध्यक्ष के तौर पे अपॉइंट हुए। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। इसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है। दो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। पहले वाले में कहा जा रहा है कि राकेश अस्थाना जो है, उनको सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक अपॉइंट किया गया है। मतलब जो डायरेक्टर जनरल होते हैं उसके तौर पे ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, यानी बीएसएफ के बारे में कहा जा रहा है, उसके ये अपॉइंट हुए हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो विराट कोहली हैं, प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, इनको ई बाइक गो, इसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसमें से कौन सा सही है, देखकर बताइए। देखिए सिर्फ पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। दूसरे वाले में जो विराट कोहली का नाम दिया है, इसकी जगह हरभजन सिंह हो जाएंगे, तो इसलिए इसमें हम ए वाले विकल्प का चयन करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। 41 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में जेमी वर्डी, इनको प्रीमियम लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं ये आपको बताना है। मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब है, या लिसेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब है, लिवरपूल फुटबॉल क्लब है, या बार्सिलोना फुटबॉल क्लब है। इसमें से कौन सा क्लब होगा ये आपको बताना है। देख लीजिए 41। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लिसेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब, इससे इनका संबंध है। ये प्रश्न उल्टा भी आ सकता है। यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि इस अवार्ड से किसको हाल ही में सम्मानित किया गया है, तो नाम याद रखिएगा, जेमी वर्डी। इसके बाद आगे चलते हैं। 42, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दो स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि हाल ही में पिप्पा हैरिस, इनको ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, इसका नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। ये नई नियुक्ति की बात है। और दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि जो ओमिट कोर्डिस्टानी है, इनको ट्विटर ने अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना है। ट्विटर ने इन्हें अपना एक नया अध्यक्ष के तौर पे अपॉइंट किया है। तो बताइए इसमें से सही कौन सा है। 42 आप देख रहे हैं। देखिए दोनों ही इन्फॉर्मेशन यहाँ रॉन्ग है और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं, यानी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो कृष्णेंदु मजूमदार हैं, आपने नाम सुना होगा, ये जो मजूमदार जी हैं, इन्हें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है, कृष्णेंदु मजूमदार है। और यहाँ क्या दिया है, यहाँ पर पिप्पा हैरिस दिया है, तो ये नाम गलत है। और दूसरे वाले को आप देख रहे हैं तो इसमें पैट्रिक पिचेट हैं, जिनको कि ट्विटर ने अपना बोर्ड का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया है। तो दोनों ही नाम यहाँ पर गलत दिए। आगे चलते हैं। इसके बाद 43, इसमें आप देख लीजिए, कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया है, मतलब इसकी शुरुआत की है। देखिए कोविड-19 का ये जो दौर चल रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा है, 6 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और अभी लंबा खींचेगा ऐसा लग रहा है। तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन में जाने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो खलीहर हो गए हैं, बहुत से लोगों का काम धंधा बंद हो गया है, बहुत से लोग घाटे में चले गए हैं और बहुत से लोग अभी भी बेरोजगार हैं, मतलब बेरोजगारी वाली स्थिति में हैं। और घर बैठकर काम करना ये भी एक डिप्रेशन का कारण बन सकता है। तो कुल मिलाकर तनाव की मात्रा बढ़ रही है, पूरी दुनिया में बढ़ रही है, सिर्फ हमारा देश ही उसमें नहीं है। तो ये स्थितियां घातक हैं और उसी के चलते ये जो प्रोग्राम है ये शुरू किया गया है। तो सरकार कौन सी है, मतलब कौन सी राज्य सरकार है, ये आपको बताना है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी एक में दो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उस अध्यक्ष का नाम भी आपको बताना है। नीचे देख लीजिए, आंध्र प्रदेश टीवी नरेंद्रन, मध्य प्रदेश, इसके अलावा दिलीप उम्मेन, ओडिशा टीवी नरेंद्रन। तो इसमें दो व्यक्तियों के नाम आपको दिख रहे हैं, या तो टीवी नरेंद्रन होंगे और नहीं तो दिलीप उम्मेन होंगे। और राज्य में अगर देखिए तो या तो ओडिशा है, और राज्य में 4 नाम आपको अलग अलग दिख रहे हैं, तो नाम आपको चुनना पड़ेगा। बताइए। 43, ये जम्मू कश्मीर है और दिलीप उम्मेन का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नाम का जो कार्यक्रम है उसको शुरू किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए।
इसमें कहा जा रहा है कि 23 अप्रैल 2020 को विश्व पुस्तक दिवस था और उसके मौके पर सोशल मीडिया पर माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन की शुरुआत किसने की थी। सोशल मीडिया पर कैंपेन बहुत चलते हैं, लाइव टेलीकास्ट उनका भले न हो लेकिन ऑनलाइन खूब चलेंगे और लोग खूब लंबे लंबे बयानबाजी भाषण देंगे। जब सड़क पर उतर कर कुछ काम करने की बारी आएगी तो वो पीछे हट जाते हैं। फिलहाल तो ये जो कैंपेन है हैशटैग लगाकर इसे लगाया गया है, तो हैशटैग लगा दिया, कर्तव्य की पूर्णाहुति हो गई। माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन, इसकी शुरुआत किसने की है? अमित शाह ने की है, प्रकाश जावड़ेकर ने की है, निशंक जी ने की है या राजनाथ सिंह ने की है? बताइए। 44। तो इसमें निशंक जी हैं, इसमें राजनाथ सिंह कहाँ से आएंगे? तोप थोड़ी ही चलानी है, ठीक है। तो यहाँ पर रमेश पोखरियाल निशंक का नाम आता है। इसके बाद 45 को देखिए, ये अंतिम जीएस वाला प्रश्न है। इसके बाद रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया कि सलमान खान जी जो है, मतलब सल्लू मियाँ, उनको स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। रियलमी काफ़ी पॉपुलर है, सस्ते सेट बनाने के लिए प्रसिद्ध है, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी कम दाम में देता है। अभी 5G फ़ोन लॉन्च करने वाला है जो कि 15,000 के अंदर है, तो खुशखबरी ही है फिलहाल। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर इन्हें चुना गया है, ऐसा दिया है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में जो MP गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उसने कोरोना वायरस के प्रसार से बचने के लिए नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान को शुरू किया है। मतलब हाथ मिलाना छोड़कर नमस्कार करिए, दूर से नमस्ते, ये कोविड से बचने का तरीका है, तो ऐसा दिया है। फिलहाल इसमें से सही आपको खोजना है, बताइए। देखिए सिर्फ पहला वाला सही है। रियलमी के नए जो नए नवेले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो सलमान खान है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो गलत है। सेकंड वाले में जो राज्य सरकार का नाम दिया है वो MP नहीं होगा बल्कि कर्नाटक होगा। कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार से बचने के लिए नमस्ते ओवर हैंडशेक यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए अभिवादन भी कर लें, तो जो भारतीय परंपरा है हाथ जोड़कर नमस्कार, वो यहाँ पर चलाने की बात की है। और पूरी दुनिया इस परंपरा को फॉलो करना चाहती है क्योंकि इसमें सुरक्षा है। तो यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद 46 को देखिए। 46 से जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है। 5 प्रश्न रीजनिंग के हर बार रहते हैं और यही वेटेज जो है ये परीक्षा में भी रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि रीजनिंग वाले प्रश्न बहुत कम रहते हैं, तो उसके पीछे रीज़न यही है, परीक्षा में जिस तरह का वेटेज होगा उसी हिसाब से यहाँ पर फ्रेम किया गया है प्रश्नों को। तो इसमें देखिए 6 बच्चे हैं, प्रतिभा है, कावेरी है, इसके अलावा रीना, शैलजा, टीना और उदित, ये बच्चों के नाम हैं। ये एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ये जो 6 बच्चे हैं इनका मुंह किधर है? पश्चिम की ओर है। इसका मतलब क्या है कि पीठ जो है वो पूरब में होगी, ये इसका आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि शैलजा जो है, यहाँ नाम दिए हुए हैं उनको क्रम से देखिएगा। पहले देखिए शैलजा, प्रतिभा और रीना इनके बीच में है, मतलब शैलजा जो है ये बीच में है और एक तरफ प्रतिभा है और एक तरफ रीना है, ठीक है, इस तरह से। और कावेरी रीना के तुरंत दाएं है, मतलब रीना के जस्ट दाईं ओर कावेरी है, इस प्रकार से। और उदित के बाएं हैं, मतलब उदित जो है यहाँ बीच में घुसी आया तो ये यहाँ पे बाएं है। अब इस प्रकार से टीना जो है वो दाएं कोने पर नहीं है, तो दाएं कोने पर कौन है यहाँ बताइए? इसमें से दाएं कोने पर कौन होगा? 46 उदित होगा, साफ साफ दिख रहा है, U फॉर उदित, तो ये उदित जो है ये दाहिने कोने पर होगा। और एकदम बायां अगर पूछ ले तो कौन होगा? प्रतिभा होगी। आगे चलते हैं, यहाँ नंबर भी पूछ सकता है कि कौन से क्रम पर कौन है। इसके बाद इसका D वाला विकल्प, माफ कीजिएगा, जो C वाला विकल्प है वो सही था। 47 को देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि एक साधारण वर्ष में 28 अगस्त जो था उस दिन को मंगलवार था, और इसी वर्ष 23 दिसंबर को जो सप्ताह का, मतलब यहाँ आप तारीखें जो है उसके आधार पे पूछा गया है कि 28 अगस्त को मंगलवार था, तो इसी वर्ष 23 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? दिन का नाम आपको बताना है। कैलेंडर वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से शनिवार होगा, रविवार होगा, सोमवार होगा या मंगलवार होगा? बताइए। देखिए ये जो दिन है अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये रविवार होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित जो संख्या श्रृंखला है इसमें कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? संख्याएं दी हुई हैं, 24 है, 60 है, 120 है, 210 है, 336 है। इसमें वही गुणात्मक परिवर्तन या तो होते हैं या हरात्मक परिवर्तन होते हैं, या कुछ जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, इस प्रकार से होता है। कोई एक ट्रिक इसमें काम करती है, तो उसे लगाकर अगर आप इसे हल कीजिएगा तो जो 48 नंबर का क्वेश्चन है इसका हो जाएगा 504 यानी 504। इसके बाद 49 को देखिए, यहाँ कोडिंग वाला प्रश्न आ गया। कूट भाषा में दिया हुआ है, पहले लिखा हुआ है एक्सोगेमी और इसको कूट भाषा में कन्वर्ट किया गया है, तो ये परिवर्तित होकर बन गया है BCZTLNV। अब इसी तौर तरीके से हमें यहाँ कूट भाषा में परिवर्तित करना है स्मल्ची को, और इसे लिखा कैसे जाएगा ये आपको बताना है।
तो नीचे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो जो स्थान है मतलब अल्फ़ाबेट का जो स्थान है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, प्रतिस्थापन कर दीजिए, यानी ई के स्थान पर बी रखिए, एक्स के स्थान पर सी रखिए, इस प्रकार से करिए। और नहीं तो बीच का गैप देख लीजिए कि इनके बीच में फासला कितना है, और उसी फासले के आधार पे इसका अरेंजमेंट कर लीजिए। तो इसमें दोनों मेथड में से जो भी लगाइएगा, इसका जो आंसर आएगा वो डी वाला होगा। ये इसका सही विकल्प है। इसके बाद 50वें नंबर के प्रश्न को देखिए। ये जीएस का और रीजनिंग का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि सुमित जो है ये उत्तर की ओर 30 किलोमीटर जाता है। ये दिशाएं हैं, तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो ये उत्तर की ओर जाता है 30 किलोमीटर, और उसके बाद अपने से बाएं मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर जाता है, फिर से बाएं मुड़ता है और फिर 30 किलोमीटर जाता है। और इसके बाद क्या होता है, इस स्थान से वह अपने बाएं फिर से मुड़ता है और 30 किलोमीटर जाता है। अलग अलग तरीके से मुड़ रहा है। तो अब बताना यह है कि आरंभिक बिंदु से वो कितनी दूर है और किस दिशा में है, दोनों चीज़ें आपको बतानी है। तो बताइए। देखिए, आरंभिक बिंदु से वो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है और पूर्व दिशा में वो चला गया है। इसे आप बनाकर देखेंगे ग्राफ के तौर पे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक हमने हल किया। अब चलिए हिंदी को देखते हैं। हिंदी भाषा के जो प्रश्न है उसमें पहले वाले में विलोम ही शुरू होता है। पृथक शब्द का आपको विलोम ढूंढना है। तो एकजुट होगा, एक की होगा, विघटन होगा या संपन्न होगा। पृथक मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो यहाँ उसका जो विलोम होगा वो जुड़ने से तात्पर्य होगा। बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा, यानी एकजुट। इसमें से जो सही विलोम है वो यही है। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसको देखिए, साहचर्य। साहचर्य का आपको विलोम ढूंढना है। वैमनस्य होगा, असहयोग होगा, विनियोग होगा या अलगाव होगा। इसमें से कौन सा होगा? वैमनस्य होगा। साहचर्य मतलब क्या, साथ साथ रहना, और वैमनस्य मतलब अलगाव हो जाना, या एक तरह से कहा जाए तो विषमता आ जाना। वैसे यहाँ पे वैमनस्य का मतलब जो शत्रुता वाला भाव है वो पैदा हो जाना। इसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। इसको देखिए, तिमिर शब्द का आपको विलोम ढूंढना है। तिमिर मतलब क्या होता है, अंधेरा। तो इसका हो जाएगा आलोक। आलोक मतलब उजाला। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न को देखिए, गुण शब्द का विलोम। तो गुण का दोष होता है, अवगुण भी हो सकता है, लेकिन अवगुण इसमें दिया नहीं है। यहाँ पर एक विकल्प है गुण, क्या ये हो सकता है? नहीं होगा। आगे चलते हैं, तीक्ष्ण का देखिए। तीक्ष्ण जो शब्द है इसका आपको विलोम ढूंढना है। मंद होगा, कटु होगा, प्रखर होगा या क्षीण होगा। इसमें से कौन सा होगा? तो इसका ए वाला सही होगा, तीक्ष्ण का मंद हो जाएगा। इसके बाद छठवें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं आप। परोक्ष शब्द का विलोम इसमें से जो नहीं है उसकी तलाश आपको करनी है। प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, स्थूल और दृष्टव्य। इसमें से कौन सा एक शब्द जो है ये इसका विलोम नहीं है? बताइए। तो इसका जो सी वाला है, स्थूल। स्थूल जो है ये तन्वी का विलोम हो सकता है, लेकिन परोक्ष का नहीं हो सकता। ये इसका सही विकल्प माना जाएगा। इसके बाद सातवें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ गलत युग्म आपको खोजना है, यानी विलोम शब्दों का युग्म बनाया गया है, उसमें से एक पेयर जो है वो रॉन्ग है। मूक का वाचाल विलोम होता है, ये आप जानते हैं। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य दिया है, छली का बहिरंग दिया है, और अभिज्ञ का अनभिज्ञ दिया है। छली का बहिरंग, बहिरंग का क्या होगा? अंतरंग होगा, ये आप जानते हैं। इसके बाद सातवें नंबर के बाद आठवें नंबर के प्रश्न को देखिए। कौन सा इसमें गलत युग्म है, यहाँ भी आपको खोजना है। असीम का ससीम दिया है, निर्बुद्धि का विवेकी दिया है, दुखी का असित दिया है, और मौन का वाचाल दिया है। इसमें से कौन सा आपका गलत है? बताइए। तो आठवें नंबर का जो प्रश्न है इसका सी वाला, दुखी का असित, ये वाला जो युग्म है ये गलत है। इसके बाद नौवें नंबर के प्रश्न को देखिए। धृष्ट। धृष्ट का जो विलोम शब्द है वो इसमें से कौन सा नहीं है? यहां आप देख रहे हैं। देखिए, इस प्रश्न में धृष्ट का मतलब क्या होता है? ढीठ। इसको हम लोग सामान्य तद्भव वाली भाषा में कहते हैं ढीठ है, बहुत ढीठ है। तो यहाँ धृष्ट का जो विलोम होगा इसमें से कौन सा होगा? विनम्र होगा या विनीत होगा, या दोनों सही होंगे? देख लीजिए। तो नौवें नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पर इसका दोनों ही सही माना जाएगा। यहाँ वैसे तो उत्तर दिया है तृष्णा, लेकिन तृष्णा का इससे कोई संबंध नहीं है। धृष्ट का तृष्णा से कोई संबंध नहीं है। ये प्रश्न पूरा डिस्टर्ब है। कुल मिलाकर इसका अर्थ जानते रहिए। धृष्ट मतलब होता है ढीठ, तो इसका जो अपोजिट होगा वो विनम्र हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 10वें नंबर के प्रश्न को देखिए। आवर्तक। आवर्तक शब्द का आपको विलोम ढूंढना है। प्रशस्त है, अनावर्तक है, परमार्थ है और आरूढ़ है। इसमें से कौन सा होगा? 10वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा, अनावर्तक होगा। इसमें अना शब्द जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा बी वाला। इसके बाद 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें एक स्टेटमेंट दिया है और एक शब्द के नीचे रेखांकन किया है। तो कहा गया है कि मुख्य अतिथि के भाषण की जो श्रुति लिपि थी उसने उसी समय ले ली। अब ये जो श्रुति लिपि है इसको आपको वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध करना है। यहाँ पर विलोम का काम समाप्त होता है और वर्तनी का काम शुरू होता है। इसको सही ढंग से कैसे लिखा जाएगा? श्रुत लिपि होगा, श्रुत लिपि होगा, श्रुति लिपि होगा या श्रुत लिपि होगा? इसमें से कौन सा सही है? तो 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें श्रुत लिपि होगा।
आगे चलते हैं। 12th नंबर के क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? अंक, शयनी, अक्षुण, अत्यधिक, प्रतिनिधि। इसमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ये आपको बताना है। जो सही हो उसकी तलाश आपको करनी है। इसका मतलब क्या है कि 3 गलत हैं। तो 12वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा, इसमें जो अक्षुण लिखा हुआ है वही एकमात्र सही है, बाकी जितने हैं सब में कुछ न कुछ खराबियां हैं। 13वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ अशुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। साधु, शून्य, संसारिक, माफ कीजिएगा सांसारिक, हस्तक्षेप, और हस्तक्षेप नहीं लिखा है, हस्ताक्षेप लिखा है। इसमें से अशुद्ध वर्तनी आपको खोजनी है। देख लीजिए। तो 13वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें गलत कौन सा है? यहाँ पर हस्ताक्षेप होगा, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। 14वें नंबर के प्रश्न को देखिए। शुद्ध वर्तनी को आपको चुनना है। ऊपर ही लिखित है, ऊपर ही लिखित है, ऊपर ही लिखित है, इस प्रकार से 4 बार इसमें ऊपर लिखित लिखा हुआ है। सही कौन सा है ये आपको खोजना है। तो इसका जो डी वाला है वो सही है, ऊपर ही लिखित, यानी ऊपर लिखा हुआ जो है, जिसको कि हम कहते हैं उपरोक्त, हालांकि उपरोक्त का अर्थ दूसरा होगा। इसके बाद 15वें नंबर के प्रश्न को देखिए। कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? 46 होता है, 46 होता है, 46 होता है या 46 होता है? इसमें से कौन सा तरीका है जिससे कि हम 46 को दर्शा सकते हैं? 46 कैसे लिखेंगे? तो इसका जो ए वाला है, पहला वाला, वही सही है, 46। ल पर बड़ी की मात्रा होती है। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें सही वर्तनी वाले शब्द को आपको खोजना है। सुहृद लिखा है, शुश्रूषा लिखा है, स्पर्धा लिखा है, लेकिन जो श है वो बड़ा है। इसके बाद शशीम लिखा है। इसमें से कौन सा होगा जो शुद्ध है? 16वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा, इसका बी वाला जो है वही सही है, बाकी जितने हैं सब में खराबियां हैं। यहाँ पर स पे छोटे ऊ की मात्रा होगी, सुहृद होगा। स्पर्धा में जो स होता है वो छोटा होता है, और ससीम में जो शुरुआत में बड़ा श लगाया है उसकी जगह पे सामान्य जो समोसा वाला स है वो इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं। 17वें नंबर के प्रश्न को देखिए। शुद्ध शब्द आपको खोजना है। अनाधिकार, अहिल्या, अंतर्ध्यान और उपर्युक्त। इसमें से कौन सा होगा बताइए। तो 17वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें उपर्युक्त जो है वो सही ढंग से लिखा हुआ है, बाकी जितने हैं उसमें खराबियां हैं। इसके बाद 18वें नंबर के प्रश्न को देखिए। शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द ढूंढना है। इसमें सुपर्णखा को अलग अलग ढंग से लिखा है। रावण की बहन थी, नाक कट गई थी, आप जानते हैं, कहानी यहाँ सुनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें से कौन सा होगा बताइए। 18वें नंबर के प्रश्न का जो सही तरीका है लिखने का सुपर्णखा को, ये होगा। सुपर्णखा होता है, बड़ा श होता है, प पे बड़े माफ कीजिएगा, श पे बड़े ऊ की मात्रा होती है, और इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। 19वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है? निर्दोषी होता है, विदेशिक होता है, व्याप्ति होता है और वैर होता है, इस प्रकार से दिया है। शुद्ध इसमें से कौन सा है? तो इसका जो डी वाला है वो सही है, वैर। आगे चलते हैं। शुद्ध शब्द आपको छांटना है। असभ्य, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? अभ्यस्त लिखा है। ये अभ्यस्त लिखा है, इसके बाद अभियस्त लिखा है, आपाद मस्तक लिखा है और अभ्यस्त लिखा है। अलग अलग ढंग से कई शब्दों का यहाँ उल्लेख किया है। इसमें से सबसे ज़्यादा शुद्ध कौन सा है ये आपको खोजना है। तो आपाद मस्तक को छोड़कर बाकी जितने यहाँ मेथड लगाए गए हैं वो सब गलत हैं। तो इसमें सी वाला विकल्प सही है। इसमें जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है? आपाद मस्तक, यानी पैर से सिर तक। इसके बाद अब यहाँ से वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला जो काम है वो शुरू होता है। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला, यानी कम भोजन करने वाला, एकदम नाप कर खाने वाला, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मित खाद्य कहा जाता है, मित व्यय कहा जाता है, मितहारी कहा जाता है या मित खुराकी कहा जाता है। इसमें से कौन सा जो शब्द है वो सही सुटेबल होगा इसके लिए बताइए। तो ये मितहारी होता है, ये सोच समझ कर भोजन करता है। इसके बाद 22वें नंबर के प्रश्न को देखिए। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? मंथर कहा जाएगा, दीर्घचाल कहा जाएगा, तीव्रगामी कहा जाएगा या द्रुतगामी कहा जाएगा। इसमें से कौन सा विकल्प होगा? तो 22वें नंबर के प्रश्न का जो पहला वाला है वही सही है, मंथर, यानी बहुत ही मंद गति से चलने वाला। इसके बाद 23वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। अभी पिछले वाले टेस्ट में कहा गया था कि परदेश गया हो, लेकिन यहाँ दिया है कि परदेश से आने वाला हो। तो ऐसी स्त्री को क्या कहा जाएगा? आगत पतिका कहा जाएगा, प्रवस्त्र पतिका कहा जाएगा, प्रोषित पतिका कहा जाएगा या आगमिस्थित पतिका कहा जाएगा। अलग अलग शब्द दिए हैं, बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो 23वें का जो डी है वो हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं आगमिस्यत पतिका, ये इसका उच्चारण होगा, आगमिस्यत पतिका। यहाँ ऐसी स्त्री को कहा जाता है जिसका जो पति है वो कमा धमा कर वापस लौट रहा है। इसके बाद 24वें नंबर के प्रश्न को देखिए। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? विस्थापित कहा जाएगा, अविस्थापित कहा जाएगा, संस्थापित कहा जाएगा या संस्थाजित कहा जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको ढूंढना है। तो पहला ही सही है, विस्थापित।
मतलब उसके स्थान से छुड़ाकर उसे भगा दिया गया है, तो वो विस्थापित हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। 25वें नंबर के प्रश्न को देखिए। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? पद लोलुप कहा जाएगा, चटुकार कहा जाएगा, यहाँ चाटुकार होगा। उसके बाद विवेकवान कहा जाएगा या महत्वाकांक्षी कहा जाएगा? तो महत्वाकांक्षी कहा जाएगा, उसकी आकांक्षाएं बहुत ऊंची ऊंची हैं। 26वें नंबर के प्रश्न को देखिए। जो कानून के अनुकूल ना हो, ऐसी चीज को क्या कहा जाएगा? अवैध कहा जाएगा। कानून के हिसाब से नहीं है तो अवैध है, गैर कानूनी भी हो सकता है। इसके बाद 27वें नंबर के प्रश्न को देखिए। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, इसको क्या कहा जाता है? न तब आप बहुत बच्चे होते हैं न बहुत बड़े होते हैं, तो ऐसी जो उम्र होती है उसको यहाँ किशोर वय कहा जाता है या किशोरावस्था कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पुरुष और स्त्री का जोड़ा, इसको क्या कहा जाएगा? पति पत्नी कहा जाएगा, युग्म कहा जाएगा, युगल कहा जाएगा या दंपति कहा जाएगा? अगर विवाहित है तब तो दंपति कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पर विवाह से कोई इसका ताल्लुक जोड़ा नहीं गया है, तो ये जो जोड़ा है इसको क्या कहा जाएगा बताइए? इसका वैसे तो दिया हुआ है दंपति, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए युगल। देखिए, दंपति तब कहा जाता जब यहाँ वैवाहिक संबंध के साथ इसको दर्शाया जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद 29 को देखिए। रजोगुण वाला, रजोगुण वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहा जाता है? तामसिक कहा जाता है, राजसिक कहा जाता है, वाचिक कहा जाता है या सात्विक कहा जाता है? तो इसको तामसिक कहा जाता है। ये जो व्यक्ति होता है इसको तामसिक गुणों से संपन्न कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। 29 के बाद हमने इसमें, माफ कीजिएगा, 29 का एक बार देख लीजिए। इसमें तामसिक के साथ साथ राजसिक भी दिया है। अगर विकल्प में राजसिक मौजूद ना हो, यहाँ थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, तामसिक और राजसिक दोनों दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप राजसिक को चुनिएगा, तब तामसिक को मत चुनिएगा। लेकिन अगर ये राजसिक यहाँ विकल्प में नहीं मौजूद है और पूछा जा रहा है रजोगुण के बारे में, तो आप तामसिक को करीबी विकल्प के तौर पर चुन सकते हैं, निकटतम। ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट कौन सा है? राजसिक वाला है। इसके बाद आगे चलते हैं। वो तमोगुण के बारे में कहा जाता है। तमोगुण से संपन्न जो व्यक्ति होता है उसको तामसिक कहते हैं। सतोगुण से संपन्न है तो वो सात्विक हो जाएगा। नेक्स्ट 30वें नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इसके लिए एक शब्द आपको खोजना है। रिक्त होता है, ये रिक्त नहीं है, रिक्त है, यहाँ पे थ है। उसके बाद धरोहर, वसीयत और संदाय, इसमें से कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा? 30वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा, इसका ए वाला सही है, इसको रिक्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इसको जरा देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ से पर्यायवाची आरंभ होते हैं, तो अश्म, वृषभ, बलिवर्द और गो, इसमें से कौन सा होगा बताइए? 31, तो पहला वाला ही होगा। अश्म जो है ये बैल का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रेमचंद जी बैल को बछिया के ताऊ कहा करते थे, तो वो पर्यायवाची नहीं होता है, वो एक उपमा हो गई। इसके बाद मोर के लिए पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है। ध्वजी, शिखी, यहाँ मोर के पर्यायवाची दिए हुए हैं, उसमें से एक जो है ये मोर का पर्यायवाची नहीं है। तो 32 को आपने देखा, इसमें से जो सी वाला है कनक, ये स्वर्ण का पर्यायवाची होता है, मोर का नहीं होता है। बाकी जितने हैं वो मोर के ही हैं। वैसे नीलकंठ शब्द जो है ये भगवान शिव का भी पर्यायवाची है, क्योंकि उनका जो गला है वो भी नीला है। इसके बाद जीभ, ये जो जिह्वा होती है इसका पर्यायवाची आपको इसमें से बताना है कौन सा होगा। वचन, रसज्ञा, ध्वनि और जीव, इसमें से कौन सा इसका पर्यायवाची है बताइए? तो 33 का जो करेक्ट है वो रसज्ञा हो जाएगा। रसना भी कहा जाता है, रस का ज्ञान करने वाली, उसी को हम लोग कहते हैं जीव। इसके बाद आगे चलते हैं। 34, कामदेव का पर्यायवाची आपको ढूंढना है। धवल, पिशुन, मार और अश्म। मार होता है, ये जो मार शब्द है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? कामदेव के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। पक्षी, पक्षी शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? विहंगम, प्राणेश, शकुंत और पखेरु। तो प्राणेश इसमें जो है ये पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ आप देख रहे हैं। 35, इसके बाद 36 को देखिए। सुंदर शब्द का पर्यायवाची इसमें से आपको खोजना है। चारु, कृष्ण, इसके बाद अम्बुद दिया है और अम्बक दिया है, इसमें से कौन सा होगा बताइए? तो पहला वाला ही होगा, चारु, लेकिन ये चारु नहीं है, चारु है। आगे चलते हैं। 36 के बाद 37, यहाँ लिखा हुआ है तरणी। तरणी और तरणी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, अर्थ बदल जाएगा। यहाँ जो अड़ है उस पर छोटी की मात्रा है, तो इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ये सूर्य का पर्यायवाची है, नाम का पर्यायवाची है, युवती का पर्यायवाची है या नदी का पर्यायवाची है बताइए? 37, तो ये डी वाला है, नदी का पर्यायवाची है। इसके बाद आगे चलते हैं। जो आप पढ़ते हैं ना तरणी तनुजा, तो वो तरणी है, ड़ पे बड़ी की मात्रा है, तब वो सूर्य का पर्यायवाची बन जाएगा। जो 38वें नंबर का प्रश्न है इसको देखिए। यहाँ पर अतनु जो शब्द है इसका पर्यायवाची आपको खोजना है। ये शिव के लिए इस्तेमाल होता है।
भगवान कृष्ण के लिए इस्तेमाल होता है, कामदेव के लिए इस्तेमाल होता है, या भगवान राम के लिए प्रयोग किया जाता है? इसमें से अतनु शब्द किसके लिए यूज़ होता है बताइए? तो 38 का जो सी है वो इसमें जायज़ होगा, कामदेव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद असुर शब्द का जो पर्यायवाची है वो इसमें से कौन सा नहीं है, वो आपको खोजना है। यातुधान, सुरारी, इसके अलावा धूमकेतु या धूम्रकेतु इसको कहा जाए, और निशाचर, इसमें से कौन सा होगा जो इसका पर्यायवाची न हो? 39। तो सी वाला होगा धूम्रकेतु। ये धूम्रकेतु शब्द जो है इसका संबंध असुर से नहीं है, बाकी जितने हैं वो सब असुर के ही पर्यायवाची हैं। इसके बाद 40वें नंबर के प्रश्न को देखिए। अनाज शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें ढूंढना है आपको। चाह, शस्य, सलिल और रूपा, कौन सा होगा? तो शस्य होगा। यहाँ आप देख रहे हैं बी वाला विकल्प सही होगा। इसके बाद अब यहाँ से पर्यायवाची खत्म होता है और तद्भव तत्सम का जो दौर है वो शुरू होता है। तो कहा गया है कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है वो बताइए। दुआर, सायम, गिरिस्ती और पाँव, इसमें से आपको ढूंढना है, बताइए। 41 जो तद्भव न हो उसको आपको इसमें तलाशना है। तो इसमें देख रहे हैं आपकी जो सायम शब्द है ये आपका तद्भव नहीं है, बाकी जितने हैं वो सब यहाँ तद्भव तरीके से लिखे गए। इसके बाद 42वें नंबर के प्रश्न को देखिए। एकल शब्द का तद्भव आपको खोजना है। अकल, अकेला, अकेला या उपर्युक्त में से कोई नहीं। 42 को आपने देखा, तो इसका जो अकेला शब्द है वो यहाँ तद्भव के तौर पे इस्तेमाल होता है। एकल जो है ये तत्सम है। इसके बाद आगे चलते हैं। 43 को देखिए। दाहिना, दाहिना का तत्सम क्या होगा? दक्षिण होगा यहाँ, लेकिन दाक्षिण्य होगा कि दक्षिण होगा बताइए? 43, तो इसका दक्षिण होता है। इसके बाद उपटन, ये जो उपटन शब्द है, कहते हैं ना उपटन लगा रहे थे, उपटन का लेप लगा रहे थे, तो इसका तत्सम क्या होता है? ऊर्ध्वतन होता है, उपलेपन होता है, उपहलेपन होता है या ऊर्ध्वतन होता है? इसमें से कौन सा शब्द होगा? 44, तो डी वाला होगा, उद्वर्तन होता है। इसका जो शुद्ध उच्चारण होता है वो उद्वर्तन होता है और हम लोग कहते हैं उपटन। इसके बाद लिखा हुआ है श्रमशु। ये जो श्रमशु शब्द है इसका तद्भव रूप आपको ढूंढना है, कौन सा होगा? मूछ होगा, अश्रु होगा, आंसू होगा या ससुर होगा बताइए? तो 45 का जो ए है वो हो जाएगा मूछ। मज़ेदार है ना, लोग मूछों पर ताव देते हैं लेकिन आप इस पर दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 46 वेद का आपको तत्सम रूप बताना है। वेंत होता है, वेत्र होता है, वेंत्र होता है या वेंत्री होता है? इसमें से कौन सा तत्सम है बताइए? तो देखिए इसका जो वेत्र है वो सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 47 को देखिए। इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है ये आपको ढूंढना है। कोई एक जो है तद्भव है, तो साफ साफ दिख रहा है, आपने पहचान भी लिया होगा। अमीय है, उलूक है, इष्टिका है और कुपुत्र है, इसमें से कौन सा होगा? 47, तो आप इसमें समझ रहे हैं जो पहला वाला है वही है। अमीय शब्द जो है ये तद्भव है, न कि तत्सम, बाकी जितने हैं वो सही है। इष्टिका किसको कहा जाता है? ईंट को कहा जाता है। उलूक आप जानते ही हैं, लक्ष्मी जी का वाहन। 48 को देखिए। इसमें विकल्पों में से आपको तद्भव का चयन करना है। बैंक, मुंह, मर्म और प्रलाप, इसमें से जो शब्द है कौन सा आपका तद्भव है इसको आपको ढूंढना है। तो जो पहला वाला है वही तद्भव है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। 49 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कपाट, कीटक, कूची और कुंभकार, इसमें से कौन सा आपका तत्सम नहीं है ये आपको ढूंढना है, बताइए। तो जो सी वाला है कूची, ये आपका इसमें तत्सम नहीं है, बाकी जितने हैं वो सभी तत्सम तरीके से लिखे गए हैं। 50वें नंबर के प्रश्न को देखिए। प्रिय, प्रिय शब्द जो है इसका तद्भव क्या होगा? ये शुद्ध तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव है वो ए वाला ही होगा, पिया। पिए या पिया इसको कहा जाता है, यानी जो इसमें र की मात्रा है, नीचे र लगाए हैं, उसको हटा देते हैं। यहाँ तक हमने इस टेस्ट पेपर को कंप्लीट किया है और ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी, लेकिन इसमें इतना ही। और तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने खुद से कितने सही किए।